पूंजी बाजार नाम सुनते ही लगता है ना कि कितना मुश्किल होगा, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इस दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है, आखिर ये पैसों की जटिल दुनिया असल में चलती कैसे है? अच्छा, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वित्तीय दुनिया को हम समय के हिसाब से मोटे तौर पर दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सोचिए, पैसे के दो अलग अलग बाजार हैं। एक तरफ है मुद्रा बाजार, जो छोटी मोटी और कम समय की जरूरतों के लिए होता है, और दूसरी तरफ है पूंजी बाजार, जहां लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है। और आज हमारा पूरा फोकस इसी पर रहने वाला है। अब जब हम पूंजी बाजार में आते हैं तो यहाँ पैसा लगाने के मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं। या तो किसी कंपनी को उधार देकर साहूकार बना जा सकता है, या फिर उसमें हिस्सेदारी खरीदकर मालिक। मान लीजिए कोई साहूकार वाला रास्ता चुनता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो कंपनी को पैसा उधार दे रहा है, जिसके बदले में उसे एक तय ब्याज के साथ अपना मूलधन वापस मिलेगा। ये बिल्कुल एक लोन की तरह ही है। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी का रास्ता इससे एकदम अलग है। यहाँ कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी जाती है, मतलब एक तरह से उसके मालिक बन जाते हैं, और फिर कंपनी के नफे नुकसान दोनों में बराबर के भागीदार होते हैं। अच्छा, तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं उस हिस्से की जिसके बारे में सबने सुना है, स्टॉक्स और शेयरों की दुनिया। तो ये शेयर है क्या भला? सीधी सी बात है, एक शेयर का मतलब है कंपनी में आपकी हिस्सेदारी और उसके भविष्य के मुनाफे पर आपका हक। अब देखिए, बाजार में हजारों कंपनियां हैं और जाहिर है सब एक जैसी तो हो नहीं सकती। इसीलिए निवेशकों की सहूलियत के लिए कंपनियों को उनके आकार के हिसाब से बांटा जाता है, जिससे उनके जोखिम और स्थिरता का तुरंत अंदाजा लग जाता है। तो अभी तक हमने शेयरों की बात की, मतलब कंपनी में सीधी हिस्सेदारी, लेकिन बाजार में कुछ और भी मजेदार चीजें हैं। ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है और इन्हें कहते हैं डेरिवेटिव्स। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? एक डेरिवेटिव की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। इसकी कीमत पूरी तरह से किसी और संपत्ति पर निर्भर करती है, जैसे कि कोई स्टॉक या फिर पूरा का पूरा इंडेक्स। इनमें दो सबसे आम प्रकार हैं। एक है फ्यूचर्स, जो ऐसे पक्के सौदे हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है, और दूसरे हैं ऑप्शंस, जो सौदा करने या न करने का एक विकल्प, एक चॉइस देते हैं। अब पैसा तो सरहदें नहीं देखता है ना। आज की कनेक्टेड दुनिया में कंपनियों के पास दुनिया भर से पैसा जुटाने के कई स्मार्ट तरीके हैं। अमेरिकन और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स या एडीआर्स और जीडीआर्स, इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें शेयरों का पासपोर्ट समझें। ये भारतीय शेयरों को विदेशी एक्सचेंजों पर ट्रेड होने की इजाज़त देते हैं। और मसाला बॉन्ड्स तो और भी दिलचस्प हैं। इनके जरिए भारतीय कंपनियां विदेश से अपनी ही करेंसी यानी रुपए में उधार ले सकती हैं। इससे होता ये है कि करेंसी के उतार चढ़ाव का सारा जोखिम निवेशक पर चला जाता है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, अब सवाल ये है कि इन सब का विश्लेषण कैसे करें। इसके लिए निवेशक कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ जरूरी शब्दों को समझते हैं। सबसे पहले आता है बीटा। आसान भाषा में कहें तो बीटा ये बताता है कि कोई स्टॉक पूरे बाजार के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है, मतलब कितना वॉलेटाइल है। अगर बाजार 1% बढ़ता है और कोई स्टॉक 1.5% बढ़ जाता है तो उसका बीटा 1.5 होगा। तो जहां बीटा रिस्क की कहानी बताता है, वहीं अल्फा बताता है परफॉर्मेंस की कहानी। ये हमें बताता है कि क्या कोई फंड मैनेजर सच में बाजार को बीट कर पा रहा है या सिर्फ बाजार के साथ साथ चल रहा है। पीई रेशियो के बारे में तो बहुत सुना होगा। ये किसी कंपनी के वैल्यूएशन को आंकने का एक बहुत ही पॉपुलर, हालांकि हमेशा अचूक नहीं, पर एक क्विक तरीका जरूर है। ये बताता है कि कोई शेयर अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता है या महंगा। और आखिर में बात करते हैं ईबिटडा की। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। ये हमें किसी कंपनी के असली ऑपरेशनल मुनाफे की एक साफ तस्वीर देता है, जिसमें से अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग के फैसलों का असर हटा दिया जाता है। तो अब जब ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अपनी जगह पर हैं, असली सफर तो अब शुरू होता है। इस नई समझ के साथ विश्लेषण का अगला कदम क्या होगा?